हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें पिछले लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताए थे। ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन दिया गया था कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है ऐसी जगह पर यूज होता है जहाँ पर वोल्टेज को घटाना होता है और क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। ठीक है, जहाँ पर वोल्टेज को घटाना है या फिर क्या करना है, बढ़ाना है, तो ऐसी जगहों पर हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ज़्यादा वोल्टेज का मतलब है कि जैसे 1000 वोल्ट है, 2000 वोल्ट है, 33 किलो वोल्ट है, 400 किलो वोल्ट है, 800 किलो वोल्ट है, ऐसे केस में जो है हम ट्रांसफार्मर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ये क्वालिटी है कि वो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के वोल्टेज और करंट को चेंज करके पावर को सोर्स से लोड को क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग जो है सोर्स साइड जुड़ी होती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, और जो वाइंडिंग लोड साइड जुड़ी होती है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ट्रांसफार्मर में 3 चीज़ें लगभग क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। पहला फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, दूसरा पावर कांस्टेंट होता है, तीसरा मैग्नेटिक फ्लक्स उसके कोर पाथ में जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है पावर को ट्रांसफ़र करता है फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख करके, करंट और वोल्टेज को चेंज करके पावर को सोर्स से लोड क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। यही इसका क्या है, डिफिनीशन है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक स्टैटिक मशीन होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं होता है। स्टैटिक मशीन का मतलब कोई भी रोटेटिंग पार्ट उसमें नहीं होता है, तो मैकेनिकल लॉस उसमें क्या होगा, जीरो होगा। फिर उसके बाद क्या है कि ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। दोनों वाइंडिंग जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होती हैं और मैग्नेटिकली क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं। मैग्नेटिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली क्या होती हैं, सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, तो अब हम ट्रांसफार्मर में आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक पैसिव डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है, पैसिव डिवाइस है, क्योंकि यह सिग्नल के पावर लेवल को नहीं बढ़ाता है। देखिए, जैसे एम्पलीफायर होता है ना, एम्पलीफायर क्या काम करता है, वो सिग्नल के पावर लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है। लेकिन ट्रांसफार्मर सिग्नल के पावर लेवल को नहीं बढ़ाता है, उसका पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो जब पावर कांस्टेंट है तो उस सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ाएगा ही नहीं। तो जो जैसे एम्पलीफायर होता है तो वो सिग्नल के पावर लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जब सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ा देता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो एम्पलीफायर एक एक्टिव डिवाइस होती है। एम्पलीफायर क्या होती है, वो एक एक्टिव डिवाइस होती है, क्योंकि वो सिग्नल के पावर लेवल को क्या करता है, वो बढ़ाता है। समझ में आया। लेकिन ट्रांसफार्मर सिग्नल के पावर लेवल को बढ़ाता ही नहीं। यहाँ पे इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, तो दोनों का गुणनफल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर एक क्या है, पैसिव डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है, पैसिव डिवाइस है, क्योंकि यह सिग्नल के पावर लेवल को नहीं बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर में पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में जो है 2 पार्ट होते हैं मेनली। एक कोर होता है और एक क्या होती है, वाइंडिंग होती है। जो कोर होती है वो आपका किसका बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये एक प्रकार का बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। ठीक है, करंट की वजह से ज़्यादा इसमें मैग्नेटिज्म क्या होता है, डेवलप होता है। इसमें हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील, और किसका यूज करते हैं, CRGO। ट्रांसफार्मर में यही 2 क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। बाकी सभी मशीनों में जो है कोर के रूप में हम सिलिकॉन स्टील ज़्यादातर क्या करते हैं, यूज करते हैं। वाइंडिंग में क्या होता है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। ये वाइंडिंग जो है कॉपर की बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। एल्युमिनियम का बहुत कम यूज किया जाता है, कॉपर की क्या की जाती है, यूज की जाती है ज़्यादा। तो वाइंडिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो किसकी बनी होती है, वो कॉपर से, ज़्यादातर कॉपर से बनाई जाती है। ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर हालांकि महंगा होता है, कॉपर एक बढ़िया कंडक्टर है, लेकिन फिर भी उसे जो है ओवर हेडलाइन में नहीं यूज करते, क्योंकि कॉपर जो है महंगा होता है। एल्युमिनियम जो है
उसे हम क्या करते हैं, ओवर हेडलाइन में बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में दो मतलब पार्ट हैं, एक कोर है आपका और एक आपका क्या है, वाइंडिंग है। अब कोर की बात की जाए तो कोर के अंदर क्या गुण होना चाहिए, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक कोर है, जैसे कोर है ट्रांसफार्मर की, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का क्या है, कोर है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। अगर 3 डायमेंशन फिगर देखेंगे तो ये हमारा एक कोर टाइप कोर है। ये कौन सी कोर है, आपका कोर टाइप कोर है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर, ये कोर है आपका। ये किसका बना हो सकता है, सिलिकॉन स्टील और सीआरजीओ। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है कि इस कोर के अंदर ये देखिए, जो कोर होता है ये एक मैग्नेटिक सर्किट होता है। कोर को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, फ्लो करेगा। मैग्नेटिक सर्किट में जो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कब ज़्यादा फ्लो करेगा और कब कम फ्लो करेगा, ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो कोर होता है उसके अंदर क्या अच्छे गुण होने चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे आपको बताएंगे। तो कोर के अंदर हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। हाई परमेबिलिटी होने से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स कम करंट पे ही क्या होंगे, डेवलप होंगे। समझ में आया। हाई परमेबिलिटी जो है, कोर अगर हाई परमेबिलिटी का है तो उस कंडीशन में ज़्यादा फ्लक्स सेटअप होंगे कम करंट पर ही। तो जब कम करंट लगेगी तो पावर फैक्टर हमारा क्या करेगा, इम्प्रूव होगा। समझ में आया। कैसे इम्प्रूव होगा उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इस पॉइंट को आप जानिए कि हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और लो रिलक्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो रिलक्टेंस। अगर परमेबिलिटी की बात करें तो परमेबिलिटी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है म्यू एस में आर, म्यू एस में 0। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी है। रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसका कोई मात्रक नहीं होता, नो यूनिट। ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ये क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, इसका मात्रक हेनरी प्रति मीटर होता है। ये आपकी मटेरियल की परमेबिलिटी है, इसका भी मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। समझ में आया। यहाँ पर क्या है कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू आर होता है। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, म्यू आर होता है। ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। म्यू आर के चेंज होने से म्यू का मान क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे आपको अच्छे तरीके से और बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफार्मर के पहले पॉइंट को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं कि हाई परमेबिलिटी का होना चाहिए और लो रिलक्टेंस होना चाहिए। रिलक्टेंस देखिए, फाई बराबर आप पढ़े होंगे यम यफ अपान क्या होता है, यस। यस क्या है आपका, यस रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस। समझ में आया। आप पढ़े होंगे कि करंट बराबर आपका क्या होता है, वोल्टेज। करंट बराबर आपका वोल्टेज बटे क्या होता है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट किया गया है। देखिए जो रिलक्टेंस होता है, रिलक्टेंस जो है फ्लक्स के मार्ग में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। मतलब रिलक्टेंस फ्लक्स के फ्लो होने का विरोध करता है और रेजिस्टेंस जो है करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। तो ये किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में है और ये किसी किस में है, मैग्नेटिक सर्किट में है। समझ में आया। तो अगर रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमें ऐसा कोर यूज करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या हो सके, यूज हो सके। तो ज़्यादा फ्लक्स क्या होंगे तभी, मतलब ज़्यादा फ्लक्स तभी सेटअप होंगे जब आपका रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ में आया। रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगी। रिलक्टेंस बराबर आप पढ़े होंगे कि 1/μ इंटू यल बाई क्या होता है, ये होता है। समझ में आया। और रेजिस्टेंस बराबर होता है 1/ कंडक्टिविटी इंटू यल बाई ए। यहाँ पर आपका 1/ कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए अगर परमेबिलिटी यहाँ पर लिखा है हाई परमेबिलिटी, अगर हाई परमेबिलिटी होगी तो रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। और जब रिलक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो कहने का मतलब है कि
कोर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है कि उसकी परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, और रिलक्टेंस उसका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। समझ में आया? ट्रांसफार्मर में ये सबसे पहला पॉइंट है, ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ट्रांसफार्मर में कोर मटेरियल सिलिकॉन स्टील और किसका बना होता है, CRGO का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील होता है। देखिए जो आयरन होता है, आयरन में हम 2% क्रोमियम मिलाते हैं तो स्टील बनता है, और स्टील में जब सिलिकॉन मिलाते हैं तो क्या बनता है, सिलिकॉन स्टील बनता है। स्टील में सिलिकॉन इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाए। रेजिस्टिविटी बढ़ जाने से क्या होता है कि ईडी करंट लॉस क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और सिलिकॉन मिला देने से क्या होता है कि जो हिस्टेरेसिस गुणांक होता है वो कम हो जाता है, जिससे हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाता है, कम होता है। सिलिकॉन स्टील और CRGO के यूज करने से ईडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। जब आपको लॉसेस पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर अच्छे तरीके से कोर लॉस के बारे में अच्छे तरीके से बताया जाएगा कि कोर लॉस किन किन चीज़ों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक ही बार में सारी चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, कोर में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मतलब एक मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए और एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए। अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल कौन है, सिलिकॉन स्टील और CRGO है। ठीक है, CRGO और सिलिकॉन स्टील, CRGO के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे क्योंकि उसका थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। पहले इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम होता है। देखिए जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, उसमें हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए कोर के रूप में हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस होता है और ईडी करंट लॉस होता है। हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस की वजह से ट्रांसफार्मर में हीट क्या होती है, डेवलप होती है। और वो हीट पावर को क्या मतलब अगर हीट एनर्जी निकल रही है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ न कुछ भाग कुछ लॉस हो रहा होगा। तो वो लॉस किसके रूप में है, हीट एनर्जी के रूप में है। तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस होता है और क्या होता है, ईडी करंट लॉस होता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, कम होता है। कोर में सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन यूज करने से हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस क्या होता है, कम होता है। देखिए एक होता है कि लेमिनेशन, समझ में आया? लेमिनेशन का मतलब पतली पत्ती से, पतली पत्ती होगी। आयरन मतलब सिलिकॉन स्टील की पतली क्या होगी, पत्ती, इसी को क्या बोलते हैं, लेमिनेशन बोलते हैं। लेमिनेशन क्यों यूज किया जाता है, कोर जो होता है वो पतली पत्तियों से मिलकर बनता है जो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। तो लेमिनेशन यूज करने से ईडी करंट लॉस क्या होता है, ईडी करंट लॉस कम होता है। ईडी करंट लॉस क्या होता है, कम होता है। और सिलिकॉन स्टील अगर बोल दिया, देखिए लेमिनेशन यूज करने से ईडी करंट लॉस क्या होता है, कम होता है। अगर सिलिकॉन स्टील बोल दिया तो हिस्टेरेसिस लॉस और सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन बोल दिया तो हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों कम हो जाएंगे। समझ में आया? तो कभी भी सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन बोले, अगर लेमिनेशन बोलेगी कि लेमिनेशन, देखिए TG2 में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि लेमिनेशन क्यों यूज किया जाता है, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज किया जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। अगर सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन बोल रहा है तो हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों को कम करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। समझ में आया? लेमिनेशन का जो थिकनेस होता है, एक जो पतली पत्ती बनाई जाती है ट्रांसफार्मर के कोर को डिजाइन करने के लिए, जो पतली पत्ती बनाई जाती है उसका जो थिकनेस होता है वो 0.35 mm 50 हर्ट्ज के लिए, 50 हर्ट्ज के लिए उसका थिकनेस क्या होता है, 0.35 mm होता है। समझ में आया? उसका थिकनेस होता है, उसकी मोटाई होती है। एक पतली पत्ती की जो मोटाई होती है वो क्या होता है, 0.35 mm। 50 हर्ट्ज के लिए हमें चाहिए, और 25 हर्ट्ज पे आपका 0.5 थिकनेस होता है, 0.5 मिलीमीटर कितने हर्ट्ज पे, 25 हर्ट्ज पे। समझ में आया? लेकिन एक चीज़ और है कि जैसे अगर जो पत्ती जो लेमिनेशन हम बना रहे हैं ना, अगर वो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है तो क्या होता है कि जो लेमिनेशन का मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसलिए हर एक चीज़ की क्या होती है, एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद हम उसे पतला नहीं करते हैं। यहाँ पर अगर कोर का जो लेमिनेशन होता है इसे मैक्सिमम इतना
थिकनेस रखा जाता है, मिनिमम इतना और मैक्सिमम इतना रखा जाता है, समझ में आया। अगर इससे ज़्यादा थिकनेस उसका कम करेंगे तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि थिकनेस बहुत कम करते जाते हैं तो कोर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है और एयर गैप आ जाता है। क्या आ जाता है, एयर गैप आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा थिकनेस कम रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, एयर गैप आ जाता है और एयर गैप से रिलक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिलक्टेंस अगर बढ़ेगा तो फ्लक्स क्या होंगे, कम होंगे। किस फार्मूले के अनुसार, फाई बराबर आपको पता है यम एफ अपान क्या होता है, यस होता है, और यस बराबर 1/म्यू इंटू क्या होता है, यल बाई क्या होता है ये। कोर की परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए तो रिलक्टेंस कम होगा, और रिलक्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमें ऐसी कोर को यूज करना है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, फ्लो हो सके, समझ में आया। अब उसके बाद उसमें हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस भी क्या हो, कम हो। आप इन सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। धीरे धीरे छोटा छोटा पॉइंट करके हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को समझाने में बहुत समय लगता है। पहले जो पॉइंट आपको जानना चाहिए कंस्ट्रक्शन में वो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, फिर आगे इसके बारे में और डिटेल भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेते हैं। अब उसके बाद क्या है कि जो सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन होता है ये टाइटली रिवेटेड होता है। देखिए टाइटली रिवेटेड क्यों किया जाता है, रिविट होता है, समझ में आया। तो उसे टाइटली क्या किया जाता है, एक रिविट के द्वारा मतलब बांध दिया जाता है, टाइटली रिवेटेड होता है। तो सभी पत्तियों को टाइटली रिवेटेड किया जाता है। रिवेटेड करने से क्या होता है कि उसमें एयर गैप नहीं आता है। अब एयर गैप नहीं आएगा तो रिलक्टेंस नहीं बढ़ेगा, और रिलक्टेंस नहीं बढ़ेगा तो फ्लक्स जो है ज़्यादा होगा, समझ में आया। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में जिन पत्तियों से कोर को बनाया जा रहा है उनके बीच में एयर गैप नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो एयर गैप नहीं रहेगा तो फ्लक्स जो है बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या करेगा, फ्लो करेगा। और जब फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा तो उतना फ्लक्स डेवलप करने के लिए हमें कम मैग्नेटाइजिंग करंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है कि मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, ये चीज़ आगे आपको अच्छे तरीके से बताया जाएगा। पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन टाइटली रिवेटेड होता है, नहीं तो एयर गैप इंट्रोड्यूस होने से रिलक्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रिलक्टेंस को हिंदी में प्रतिष्ठंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठंभ। इसका नाम हिंदी में बहुत अच्छा नहीं है, जो है आप लोग जो है इंग्लिश में जानेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रिलक्टेंस क्या है, प्रतिष्ठंभ। अब टाइप ऑफ कोर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ कोर स्ट्रक्चर। तो कोर के कितने स्ट्रक्चर हैं, 2 स्ट्रक्चर है। एक कोर टाइप होता है और क्या होता है, सेल टाइप होता है। एक कोर टाइप होता है और क्या होता है, सेल। बैटरी का सेल आप लोग बैटरी वाला जो टार्च में सेल डाला जाता है उसे आप अच्छे तरीके से देखते होंगे। उसमें एक क्या होता है, बीच में राड होता है और चारों तरफ से जो है मटेरियल भरा होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का कुछ सेल होता है, उसी टाइप का सेल टाइप ट्रांसफार्मर भी होता है। तो ये कोर टाइप संरचना होती है और एक क्या होती है, सेल टाइप संरचना होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोर टाइप में सिंगल मैग्नेटिक पाथ होता है। देखिए जो कोर टाइप होता है, मैं आपको उसकी संरचना को बनाकर दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से। ये आपका क्या है, कोर टाइप है, ठीक है। ये आपका क्या है, कोर टाइप है। इसका 3 डायमेंशन फिगर भी बनता है। अगर सेल टाइप की बात करेंगे तो सेल टाइप कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। अभी पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर जानेंगे कि ये कैसे बनाया जाता है, ठीक है। पहले आप देख लीजिए। तो जो कोर टाइप होता है ये हमारा क्या है, कोर टाइप है, कोर टाइप। और ये हमारा क्या है, आपका सेल टाइप, सेल टाइप। देखिए कोर टाइप में क्या होता है, ये इसमें सिंगल मैग्नेटिक सर्किट है। इसमें क्या है, सिंगल मैग्नेटिक सर्किट है, समझ में आया। इसमें एक ही मैग्नेटिक पाथ है। मतलब क्या है कि फ्लक्स को चलने के लिए जो है एक ही रास्ता इसमें बन रहा है। तो इसमें जो सर्किट बनेगा सीरीज मैग्नेटिक सर्किट बनेगा, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें बाइंडिंग जो होती है साइड पर होती है, साइड लिम्ब पर होती है, इस साइड होती है। इसमें बाइंडिंग इस साइड होती है। लेकिन इसमें जो बाइंडिंग होती है, जो सेल टाइप होता है, इसमें बाइंडिंग कहाँ पर होती है, बीच में होती है। बाइंडिंग कहाँ पर होती है, बीच में होती है। और यहाँ पर देखिए इस वाले लिम्ब पे बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ पर बीच वाले लिम्ब पे बाइंडिंग होती है।
जो कोर टाइप कोर होते हैं ना, ये बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। लेकिन जो सेल टाइप कोर होता है ये स्मॉल ट्रांसफार्मर में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सेल टाइप के भी कुछ नुकसान है, कुछ फायदे हैं, कोर टाइप के भी कुछ नुकसान है और कुछ क्या है, फायदे हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर जो कोर टाइप कोर होता है ये इसमें सिंगल मैग्नेटिक सर्किट होता है, इसमें फ्लक्स को फ्लो होने के लिए केवल एक रास्ता मिलता है। जबकि सेल टाइप कोर में क्या होता है, फ्लक्स को फ्लो होने के लिए कितने रास्ते मिल रहे हैं, 2 रास्ते, एक आपका इधर से और एक आपका इधर से। समझ में आया। और सेल टाइप में क्या होता है, जो बीच वाला पार्ट होता है, बीच वाला लिम्ब होता है, इसका जो चौड़ाई होता है दोनों साइड लिम्ब से क्या होता है, दुगना होता है। समझ में आया। या फिर कह सकते हैं कि ये जो किनारे वाला, ये दोनों किनारे वाला जो लिम्ब है इसकी जो चौड़ाई होती है बीच वाले का क्या होता है, आधा होता है। समझ में आया। इसमें 2 मैग्नेटिक पाथ होते हैं और इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सिंगल मैग्नेटिक पाथ होते हैं। तो ये आपका सेल टाइप हुआ और ये आपका क्या हुआ, कोर टाइप हुआ। इसकी यह संरचना है। ठीक है, फिगर बनाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक से भी जान सकते हैं, लेकिन पॉइंट जानना ज़रूरी है और पॉइंट को समझना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो कोर टाइप, जैसे मान लीजिए कि अगर कोर टाइप में सिंगल मैग्नेटिक पाथ होता है और जबकि सेल टाइप में फ्लक्स के लिए 2 पैरेलल आप पाथ होते हैं। देखिए सेल टाइप में क्या होगा, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट बनेगा, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट बनेगा। सेल टाइप में क्या बनेगा, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो बाइंडिंग होती है कोर को चारों तरफ से घेर लेती है। समझ में आया। देखिए अगर कोर टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें, हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, इसमें देखिए बाइंडिंग किसको घेर रही है, कोर को घेर रही है कि नहीं। इस साइड की भी बाइंडिंग किसको घेर रही है, कोर को घेर रही है। इस साइड की बाइंडिंग भी किसको घेर रही है, कोर को घेर रही है। लेकिन सेल टाइप में कोर बाइंडिंग को क्या करता है, घेरता है। सेल टाइप में कोर किसको घेरता है, बाइंडिंग को घेरता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस पे बाइंडिंग की जाएगी ना, इस पे बाइंडिंग की जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कोर है, ये वाला कोर है, ये बाइंडिंग को क्या कर रहा है, घेर रहा है। समझ में आया। तो सेल टाइप में कोर वाइंडिंग को घेरती है, जबकि कोर टाइप कोर में क्या होता है, वाइंडिंग किसको घेरती है, कोर को घेरती है। ठीक है, और कोर टाइप में वाइंडिंग करना क्या होता है, आसान होता है, जबकि सेल टाइप में वाइंडिंग करना बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है। तो हमें ऐसा उपाय खोजना है कि जिसमें हम बाइंडिंग आसानी के साथ कर सकें। तो ज़्यादातर हम किसका यूज करते हैं, बड़े ट्रांसफार्मर में कोर टाइप कोर का यूज करते हैं। सेल टाइप का यूज जो है स्मॉल ट्रांसफार्मर में किया जाता है। और कैसे किया जाता है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। लेकिन ये जो पॉइंट आपको बताया गया है, इन सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए। अभी आगे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। कंस्ट्रक्शन में कोर टाइप में अभी आपको और अच्छे तरीके से बताया जाएगा, जो भी आगे टॉपिक होगा। ठीक है, तो अगर मशीन का क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।